जय हिंद फ्रेंड्स। मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आपसे स्वस्थ आनंद होंगे। आज की क्लास में क्लास 10 साइंस का चैप्टर 9 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का एक ही क्लास में संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। यानी इस क्लास को करने के बाद में आपको इस चैप्टर से संबंधित कुछ भी अलग से पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश की अनुपस्थिति में वस्तुओं को देख पाना असंभव होता है। तो सबसे पहली हेडिंग हम डालेंगे प्रकाश, और प्रकाश को कहते हैं लाइट। प्रकाश, इसमें हम लिखेंगे कि प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। फिर इसके बाद में हम जानेंगे प्रकाश के गुणों को। तो हेडिंग डाल देना है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुणों में सबसे पहला गुण होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। इसका दूसरा गुण होता है कि यह विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में गति करता है। इसका तीसरा गुण होता है कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह निर्वात में भी गति कर सकता है। और इसका चौथा गुण होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो इसका पहला गुण हम लिखेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। इसका दूसरा गुण हो जाएगा यह विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में गति करता है। यह विद्युत चुंबकीय विकिरण या हम कहें विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है, इसका तीसरा गुण हो जाएगा कि प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह निर्वात में भी गति करता है, यह निर्वात में भी गति करता है। और इसका चौथा गुण हो जाएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या इसे हम कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी जो प्रकाश है यह एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर गति करता है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। फिर इसके बाद में प्रकाश के गुणों में हमने देखा कि पहला गुण जो होता है प्रकाश का, कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। इसका दूसरा गुण होता है कि यह विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में गति करता है। इसका तीसरा गुण होता है कि प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, यह निर्वात में भी गति कर सकता है। और इसका चौथा गुण होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे प्रकाश के परावर्तन पर। अब इसके बाद में हम जानेंगे प्रकाश के परावर्तन को। तो हेडिंग डाल देना है प्रकाश का परावर्तन। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर पड़ता है तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन।
तो इसमें हम लिखेंगे कि प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर पड़कर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर पड़कर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यह एक चिकनी या पॉलिशदार सतह है, जब कोई प्रकाश किरण इस पर पड़ती है और पड़ने के बाद में उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब जो प्रकाश किरण ये समतल पृष्ठ पे या हम कहें चिकनी पृष्ठ पर पड़ती है, इसको हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और जो प्रकाश किरण इस आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु क्या है? जहां पर ये प्रकाश की किरण समतल पृष्ठ से या हम कहें चिकनी पृष्ठ से टकराती है, उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। अब इस आपतन बिंदु से जो किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे परावर्तित किरण। इसके बीच में हम एक लाइन खींच देंगे, डॉट डॉट लाइन खींच देंगे, जिसको हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अभिलंब। अभिलंब। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है, जिसको हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण को कैसे प्रदर्शित करेंगे? इसको हम आई से प्रदर्शित करेंगे। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि परावर्तित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच में भी एक कोण बनता है, जिसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। और परावर्तन कोण को हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रकाश की एक किरण आती है। अब जो किरण आती है उसको हम कहेंगे आपतित किरण। जहां पर ये किसी चिकनी पृष्ठ से टकराएगी, उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। और इस आपतन बिंदु से जो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस किरण को हम कहेंगे परावर्तित किरण। और अभिलंब, एक डॉट डॉट लाइन, एक आभासी लंब होता है। और आभासी लंब यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है, इसको हम आपतन कोण कहते हैं। स्मॉल आई से प्रदर्शित करेंगे। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, इसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। और इसको हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे। जो ये आपतन कोण है, ये हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। इसको अब हम जानेंगे परावर्तन के नियमों में। तो हेडिंग डाल देना है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है और उसके बीच में जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम होता है जो आपतन कोण है यानी आई, ये परावर्तन कोण के बराबर होता है, आर के बराबर होता है।
आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात जो एंगल आई है ये एंगल आर के बराबर होगा। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम कि जो ये आपतन कोण है यानी एंगल आई है, ये परावर्तन कोण यानी एंगल आर के बराबर होता है। इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे दर्पण पर। अब इसके बाद में हम जानेंगे दर्पण को, तो हेडिंग डाल देना है दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं मिरर। वह चिकना या पॉलिशदार तल जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, तो ऐसे तल को हम कहते हैं दर्पण। तो इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे कि वह चिकना एवं पॉलिशदार तल, वह चिकना एवं पॉलिशदार तल जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है। दर्पण कहलाता है। दर्पण कहलाता है। दर्पण क्या है? वह चिकना एवं पॉलिशदार तल जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, तो ऐसे तल को ही हम कहते हैं दर्पण। अब हम जानेंगे दर्पण के प्रकार को, तो हेडिंग डाल देना है दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। अब जो आपका गोलीय दर्पण होता है यह भी दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग हम डालेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण। समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। तो इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है। जैसे ये कोई चिकना या पॉलिशदार तल है जो समतल है। यहाँ पे हम देखेंगे जो परावर्तक पृष्ठ है ये समतल है, इसलिए दर्पण क्या हो जाएगा? ये दर्पण हो जाएगा समतल, समतल दर्पण हो जाएगा। और समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी बनता है। और इसे समतल दर्पण का प्रयोग हम अपने फेस को देखने में करते हैं, तो इसे आप नोट करेंगे। अब इसके बाद में हम जानेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। अब इसके बाद में हम जानेंगे गोलीय दर्पण को, तो हेडिंग डाल देना है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। तो इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ
परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। यहां पे हम लिखेंगे कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहली हेडिंग डाल देना है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ हो, दबा हुआ हो, तो ऐसे दर्पण को हम कहेंगे अवतल दर्पण। तो इसमें हम लिखेंगे कि वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है, दबा हुआ होता है, अवतल दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे यह एक गोलीय दर्पण है जिसके एक ओर पॉलिश लगी हुई है, ये इसका मुख्य अक्ष है, और ये दर्पण का फोकस होता है जिसको हम F से प्रदर्शित करते हैं, ये दर्पण का ध्रुव होता है जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, और ये दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है जिसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एक गोलीय दर्पण है जिसका जो परावर्तक पृष्ठ है ये अंदर की ओर धंसा हुआ है, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो ऐसे दर्पण को हम कहेंगे अवतल दर्पण। अगर ये इस प्रकार से होता तो यहाँ पे हम देखेंगे ये दर्पण ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, तो ऐसे दर्पण को हम कहते उत्तल दर्पण। क्या कहते? ये उत्तल दर्पण हो जाएगा, और ये कहलाएगा अवतल दर्पण क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ है। इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे गोलीय दर्पण के दूसरे प्रकार यानी उत्तल दर्पण पे। अब इसके बाद में हम जानेंगे गोलीय दर्पण के दूसरे प्रकार को यानी उत्तल दर्पण को। तो हेडिंग डाल देना है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। तो इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे कि वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। इसे हम आकृति के द्वारा समझेंगे। जैसे यह एक गोलीय दर्पण है, यह एक गोलीय दर्पण है जिसके एक ओर पालिश लगी हुई है, और इसका जो परावर्तक पृष्ठ है ये उभरा हुआ है यानी बाहर की ओर निकला हुआ है, तो ऐसे दर्पण को हम कहेंगे उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। ये उत्तल दर्पण का ध्रुव है जिसको हम P से प्रदर्शित करेंगे, और ये दर्पण का फोकस है जिसे हम F से प्रदर्शित करेंगे, और ये दर्पण की वक्रता त्रिज्या है जिसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम जानेंगे कि समतल दर्पण किस प्रकार से प्रतिबिंब को बनाता है। तो अब हम जानेंगे कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। इसको समझने के लिए हम आकृति में देखेंगे कि M1 और M2 एक समतल दर्पण है। बिंदु O पर एक वस्तु रखी है। OA एक आपतित किरण है जो दर्पण के बिंदु A पर पड़ती है,
और यहाँ से परावर्तित होकर के यह AC दिशा में चली जाती है। एक दूसरी आपतित किरण है OB, जो दर्पण के बिंदु B से टकराती है और टकराने के बाद BD दिशा में वापस चली जाती है। जब हम इन दोनों किरणों को दर्पण के पीछे बढ़ाते हैं तो यह बिंदु I पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं और यहीं पर वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना M1 M2 एक समतल दर्पण है, माना M1 M2 एक समतल दर्पण है, एक समतल दर्पण है। बिंदु O पर एक वस्तु रखी है, एक वस्तु रखी है जहां से चलने वाली पहली आपतित किरण OA दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग में AC दिशा में चली जाती है, उसी मार्ग में AC दिशा में चली जाती है। दूसरी आपतित किरण OB, दूसरी आपतित किरण कौन सी है? OB दर्पण से टकराने के बाद BD दिशा में चली जाती है, दर्पण से टकराने के बाद BD दिशा में चली जाती है। जब इन दोनों किरणों को दर्पण के पीछे बढ़ाते हैं, तो ये बिंदु I पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं, या हम कहें तो ये बिंदु I पर मिलते हैं, जहां पर वस्तु का आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है, जहां पर वस्तु का आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। यानी M1 M2 एक समतल दर्पण है, बिंदु O पर एक वस्तु रखी है, पहली आपतित किरण OA ये दर्पण पे बिंदु A से टकराती है और वापस AC दिशा में, या हम कहें उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। दूसरी आपतित किरण OB है, जो दर्पण से बिंदु B से टकराती है और टकराने के बाद BD दिशा में चली जाती है। जब हम इन दोनों किरणों को दर्पण के पीछे बढ़ाते हैं तो यह बिंदु I पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं और यहीं पर वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बन जाता है। इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम जानेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। अब इसके बाद में हम देखेंगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो सबसे पहली प्रकृति होती है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है। तो पहले पॉइंट में हम लिखेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है, आभासी व सीधा बनता है। दूसरा लक्षण होता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है।
वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा लक्षण होता है कि प्रतिबिंब की जो दूरी होती है यह वस्तु से दूरी के बराबर होती है। तीसरा लक्षण हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दर्पण से दूरी के बराबर होती है। प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दर्पण से दूरी के बराबर होती है, और इसका चौथा लक्षण होता है कि जो प्रतिबिंब की चाल होती है, प्रतिबिंब की जो चाल होती है यह वस्तु की चाल से दोगुनी होती है। तो चौथा लक्षण हो जाएगा प्रतिबिंब की चाल वस्तु की चाल से दोगुनी होती है। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति में हमने देखा कि पहला लक्षण होता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है। दूसरा लक्षण होता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। इसका मतलब ये होता है कि जितना आकार वस्तु का होता है उतने ही आकार का आपका प्रतिबिंब बनता है। तीसरा लक्षण होता है कि प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दर्पण से दूरी के बराबर होती है। इसका मतलब ये होता है कि दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी है दर्पण से उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। चौथा लक्षण होता है कि प्रतिबिंब की चाल वस्तु की चाल से दोगुनी होती है। इसका मतलब ये होता है कि मान लिया हमने कि एक वस्तु है जो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति कर रही है, तो समतल दर्पण में उस वस्तु का प्रतिबिंब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बनेगा, यानी दोगुना हो जाएगा। तो इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम जानेंगे कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब इसके बाद में हम जानेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो हेडिंग डाल देना है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियम। सबसे पहला नियम होता है कि यदि कोई प्रकाशिक किरण किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है। तो इसमें हम पहले पॉइंट में लिखेंगे कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली आपतित किरण या हम कहें प्रकाशिक किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है। परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। इसे हम आकृति से समझते हैं। जैसे यह एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है। ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है और ये दर्पण का ध्रुव है जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। ये दर्पण का फोकस है जिसको हम F से प्रदर्शित करते हैं और ये दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है जिसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया पहले नियम में कि मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशिक किरण है। ये दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद यानी परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, तो यह फोकस से होकर के जाएगी। पहला नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है। इसको हम उत्तल दर्पण में समझेंगे। उत्तल दर्पण एक ऐसा गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। ये उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष है। इसमें कहा गया कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही है, तो यह परावर्तन के पश्चात क्या होगा, उत्तल दर्पण में ये फोकस होता है उत्तल दर्पण का और ये वक्रता त्रिज्या होती है। ये उत्तल दर्पण में फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। क्या होता है इसमें,
यह उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि यह दर्पण से टकराएगी और वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, क्योंकि इसके पीछे कलाई या हम कहें पॉलिश लगी हुई है। जब हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यह डॉट डॉट लाइनों के द्वारा फोकस से मिलती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रकाशीय किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वह फोकस से होकर के जाएगी और यहाँ पे फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, इसीलिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। तो इसे आप नोट करेंगे। फिर हम आएंगे इसके दूसरे नियम पर। अब इसके बाद में हम आएंगे इसके दूसरे नियम पर। दूसरा नियम होता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इसमें हम लिखेंगे कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। यह एक अवतल दर्पण है और यह अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है। दर्पण के ध्रुव को P से, फोकस को F से और वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करता है। इसमें कहा गया है कि कोई प्रकाशीय किरण ये दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो यह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से आएगी, दर्पण से टकरा करके वह उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी जिस मार्ग से आई थी। इसे हम उत्तल दर्पण के संदर्भ में देखेंगे। तो यह एक उत्तल दर्पण है। यह मुख्य अक्ष है। दर्पण के ध्रुव को P से, फोकस को F से और वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करता है। यहाँ पे कोई किरण दर्पण से टकराई और टकराने के बाद में उसी मार्ग में वापस लौट गई, लेकिन जब हम इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यह वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है। इसीलिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है। तो इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे इसके तीसरे नियम पर। अब इसके बाद में हम आएंगे तीसरे नियम पर। तीसरा नियम होता है कि यदि कोई प्रकाशीय किरण दर्पण के फोकस से होकर के जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसमें हम लिखेंगे गोलीय दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली किरणें फोकस से होकर जाने वाली आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। से हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसे यह एक अवतल दर्पण है और यह अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है। दर्पण के ध्रुव को P से, फोकस को F से, वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। इसमें कहा गया है कि दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली किरण, ये किरण है जो दर्पण के फोकस से होकर के जा रही है, तो यह दर्पण से टकराएगी और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। फोकस से होकर के आई, परावर्तन हुआ, इसका मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। इसको हम उत्तल दर्पण के संदर्भ में देखेंगे। यह उत्तल दर्पण है और यह उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष है। दर्पण के ध्रुव को P से, फोकस को F से, वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करता है। इसमें कोई एक किरण है जो दर्पण से टकराई
और टकराने के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। जब इस किरण को हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यह फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, यह फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि दर्पण में यहाँ पे हम देखेंगे कि पीछे की ओर कलाई लगी हुई है, तो प्रकाश की किरण टकराएगी और उसी डायरेक्शन में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। लेकिन जब इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो यहाँ पे यह फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, आती नहीं है, आती हुई प्रतीत होगी। इसीलिए उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी बनता है, इसे आप नोट करेंगे। अब इसके बाद में हम जानेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थितियां क्या होती हैं। तो अब हम जानेंगे कि वस्तु की विभिन्न स्थितियों पर अवतल दर्पण किस प्रकार से प्रतिबिंब बनाता है। तो पहली स्थिति होती है कि जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो इसके लिए हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे, एक अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है और दर्पण का जो ध्रुव होता है इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, फोकस को F से और वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। इसमें कहा गया कि वस्तु अनंत पर है, तो अनंत पे रखी वस्तु है, वहां से जो वस्तु की प्रकाशित किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी और मुख्य अक्ष के समांतर चलने के बाद परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएंगी। एक दूसरी किरण है, वह भी मुख्य अक्ष के समांतर होगी और यह भी परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी। ये दोनों किरणें एक दूसरे को फोकस पर काटती हैं। कहां पर काटती हैं? फोकस पर काटती हैं और यहीं पर वस्तु का वास्तविक उल्टा और बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अनंत पर रखी वस्तु से, अनंत पर रखी वस्तु से चलने वाली दो आपतित किरणें या हम कहें अनंत पर रखी वस्तु से चलने वाली दोनों आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती हैं। यहीं पर वस्तु का वास्तविक उल्टा व बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनता है, बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। यानी पहली वस्तु की स्थिति है कि वस्तु अनंत पर है, तो अवतल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाएगा? तो अनंत से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें हैं ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएंगी। एक दूसरी किरण है, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, परावर्तन होगा, फोकस से होकर के जाएगी। ये दोनों किरणें फोकस पर एक दूसरे को काटती हैं और इसीलिए फोकस पर ही इस वस्तु का वास्तविक बिंदु के आकार का उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा। इसे आप नोट करेंगे। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में होता है तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। तो दूसरी हेडिंग डाल देना है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है। दर्पण के ध्रुव को P से, फोकस को F से और वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे कहा गया कि एक वस्तु है जो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है, यानी यहाँ पे रखी है। एक वस्तु है जो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी है। अब इस वस्तु से चलने वाली प्रकाशिक किरण, पहली प्रकाशिक किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, तो यह परावर्तन के पश्चात
फोकस से होकर के जाएगी। कहां से जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी। दूसरी प्रकाशित किरण है जो वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है, यह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ये दोनों किरणें जहां पर एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये किरणें कहाँ काटती हैं? ये किरणें वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में काटती हैं, इसलिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा और इसकी स्थिति क्या होगी? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगी। यहाँ पे हम लिखेंगे जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होता है, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा और वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब होता है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा और प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा और वास्तविक होगा। इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे तीसरी स्थिति पे। अब हम देखेंगे तीसरी स्थिति को। तीसरी स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। अब इसे समझने के लिए सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे। यह एक अवतल दर्पण है। ये दर्पण का मुख्य अक्ष है। दर्पण के ध्रुव को P से, फोकस को F से और वक्रता केंद्र को हम C से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि जो वस्तु है ये आपकी वक्रता केंद्र पर ही रखी हुई है। वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु से जो पहली प्रकाशित किरण चल रही है यह मुख्य अक्ष के समांतर है, जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी। एक दूसरी प्रकाशित किरण है जो फोकस से होकर के जा रही है और यह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। पहली किरण समांतर है मुख्य अक्ष के और परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी। दूसरी किरण फोकस से जा रही है जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दोनों किरणें यहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं। यहाँ से मुख्य अक्ष पर हम एक लंब डालेंगे। यहाँ से मुख्य अक्ष पर हम एक लंब डालेंगे। इस तरीके से हमें स्थिति पता चल जाएगी प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति भी वक्रता केंद्र है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वक्रता केंद्र पर बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक, प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा
और वस्तु के आकार का होगा, वस्तु के आकार का बनता है। प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है, उल्टा है, और जितने आकार की वस्तु है उतने ही आकार का आपका प्रतिबिंब बनता है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है, इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे इसकी चौथी स्थिति पर। अब इसके बाद में हम देखेंगे इसकी चौथी स्थिति को। चौथी स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो। हेडिंग डाल देना है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो, फोकस के बीच हो। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे। यह एक अवतल दर्पण है और यह दर्पण का मुख्य अक्ष है। दर्पण के ध्रुव को P से, फोकस को F से, वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करेंगे। और यहाँ पे कहा गया है कि एक वस्तु है जो कहाँ पे रखी है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे रखी हुई है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में एक वस्तु रखी है। अब वस्तु से चलने वाली पहली प्रकाशीय किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी। दूसरी किरण जो फोकस से होकर के जा रही है, यह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब ये दोनों किरणें यहाँ पर काट रही हैं एक दूसरे को, तो यहाँ से हम मुख्य अक्ष पर एक लाइन खींचेंगे, एक लंब खींचेंगे, और इसी लंब से यह क्लियर होगा कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। प्रतिबिंब का जो आकार होता है यह वस्तु के आकार से बड़ा होता है, प्रतिबिंब उल्टा होता है और वास्तविक बनता है। तो यही सारी बातें हमको यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। प्रतिबिंब ऐसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। वस्तु से बड़ा बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी होती है, वहां से चलने वाली पहली प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी। दूसरी किरण फोकस से है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दोनों किरणें जहां पर एक दूसरे को काटेंगी वहीं से हमको मुख्य अक्ष पर एक लाइन खींचना है और यही लाइन ये बताएगा कि प्रतिबिंब कहां पर है। तो प्रतिबिंब कहां पर है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से बड़ा है। इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे इससे आगे की स्थिति पर। अब इसके बाद में हम देखेंगे एक पांचवी स्थिति को, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। इसे समझने के लिए हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे। यह आपका एक अवतल दर्पण है। यह अवतल दर्पण है और ये दर्पण का मुख्य अक्ष है। दर्पण के ध्रुव को P से, फोकस को F से, वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करता है। इसमें कहा गया है कि जो वस्तु है यह फोकस पर ही रखी है
अब फोकस पे रखी वस्तु से चलने वाली जो पहली प्रकाशित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है, यह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के चली जाएगी। दूसरी किरण जिसको हम मानेंगे कि यह आपकी वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत हो रही है। कहां से? वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत हो रही है, जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। अब ये दोनों किरणें तो एक दूसरे के पैरेलल है। दोनों किरणें क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। तो समांतर किरणें हम ये मानते हैं कि अनंत पर एक दूसरे से मिलती हैं। जहां पे यानी अनंत पे एक दूसरे से मिलेंगी तो वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, जो वस्तु से बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जब वस्तु फोकस पर स्थित होती है, जब वस्तु फोकस पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व वस्तु से बड़ा होता है। जब वस्तु फोकस पर होगी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। और जब वस्तु अनंत पर होती तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे इसकी अगली स्थिति पर। इसके बाद में हम आएंगे छठवीं स्थिति पर, जो अंतिम स्थिति भी होती है। इसमें कहा गया है जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे। यह एक अवतल दर्पण है। और यह अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है। दर्पण के ध्रुव को P से, फोकस को F से और वक्रता केंद्र को हम C से प्रदर्शित करेंगे। इसमें कहा गया जो वस्तु है यह फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित है, यानी हम मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पे एक वस्तु स्थित है। अब वस्तु से चलने वाली जो पहली प्रकाशित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है, यह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी। दूसरी किरण जो हम मान लेते हैं कि यहाँ से दर्पण से टकराती है, जो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से जाएगी। कहां से जाएगी? वक्रता केंद्र से जाएगी। इन दोनों ही किरणों को अगर हम पीछे बढ़ाएं, यह दर्पण के पीछे यहाँ कहीं पे किसी बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं। दर्पण के पीछे मिलते हुए प्रतीत होंगे और वहीं से हमको मुख्य अक्ष पर एक लंब खींच लेना है जो प्रतिबिंब की स्थिति को दर्शाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे, ये आपकी डॉट डॉट लाइन है क्योंकि प्रतिबिंब आभासी बनेगा। तो लिखेंगे जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित होती है, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। देखो यहाँ पे वस्तु की स्थिति, वस्तु का आकार इतना है और प्रतिबिंब का आकार बड़ा है। तो प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित होगी तो यहाँ से चलने वाली पहली प्रकाशित किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी। दूसरी किरण
जो हमने माना कि ऐसे फोकस से दर्पण से टकराई, परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी। इन दोनों किरणों को अगर हम पीछे बढ़ाएं तो यह दर्पण के पीछे के बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, वहीं पर वस्तु का आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियों पर। तो अब हम जानेंगे कि वस्तु की विभिन्न स्थितियों पर उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो सबसे पहली स्थिति है कि जब वस्तु अनंत पर रखी है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक उत्तल दर्पण बनाएंगे। यह एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। ये मुख्य अक्ष है। दर्पण के ध्रुव को P से और फोकस को F से और वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। इसमें कहा गया कि वस्तु अनंत पर रखी है, तो अनंत से चलने वाली जो प्रकाशिक किरणें हैं यह मुख्य अक्ष के समांतर होंगी और फिर दर्पण से टकराने के बाद वापस लौट जाएंगी। इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं तो यह फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। अगर इसको हम पीछे बढ़ाएं तो यह फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। एक दूसरी किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है और यह दर्पण से टकराने के बाद वापस लौट जाएगी। इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं तो यह फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ये दोनों किरणें फोकस पर मिलती हैं, इसलिए इस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। तो हम लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब, या हम कहें जब वस्तु अनंत पर रखी है तो उससे चलने वाली प्रकाशिक किरणें, तो उससे चलने वाली प्रकाशिक किरणें फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यहीं पर वस्तु का आभासी और बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो अनंत से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर किरणें दर्पण से टकराने के बाद में वापस लौट जाएंगी। इन किरणों को अगर हम पीछे बढ़ाएं तो यह डॉट डॉट लाइनों के द्वारा फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ऐसे एक दूसरी किरण है, ये भी दर्पण से टकराने के बाद वापस लौट जाएगी। इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो दोनों किरणें फोकस पर मिलेंगी और यहीं पर वस्तु का आभासी और बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बन जाएगा। इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे इसकी दूसरी स्थिति पर। अब इसके बाद में हम आएंगे दूसरी स्थिति पर, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो। हेडिंग डाल देना है, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम एक उत्तल दर्पण बनाएंगे। यह एक उत्तल दर्पण है और ये दर्पण का मुख्य अक्ष है। दर्पण के ध्रुव को P से और फोकस को F से, वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करता है। यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है जो दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में स्थित है। यहां से चलने वाली पहली प्रकाशिक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, दर्पण से टकराने के बाद वापस लौट जाएगी और इसको अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो यह फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। इसको अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो यह फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरी किरण जो दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी, इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं तो यह वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है।
कहाँ जाती हुई प्रतीत होगी? यह वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होगी। जहां पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर इस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ से हम मुख्य अक्ष पर एक लाइन खींचेंगे और इसी लाइन से प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित होगी। अतः प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है जब वह कहाँ पे रखा हो? अनंत और ध्रुव के बीच में रखा हो। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो, दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव फोकस के बीच में बनता है। ध्रुव फोकस के बीच में बनता है। ध्रुव फोकस के बीच में बनता है। प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से छोटा बनता है, इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोगों पर। अब इसके बाद में हम जानेंगे अवतल दर्पण के उपयोगों को। हेडिंग डाल देना है अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग। सबसे पहला उपयोग होता है कि दाढ़ी बनाने के लिए नाई अवतल दर्पण का उपयोग करता है। तो सबसे पहले उपयोग में हम लिखेंगे दाढ़ी बनाने के दर्पण के रूप में। इसका दूसरा उपयोग होता है जो डॉक्टर है वो कान, गला और नाक की जांच में अवतल दर्पण का उपयोग करता है। तो इसमें हम लिखेंगे कान, नाक व गले की जांच में। तीसरा उपयोग होता है टेबल लैंपों में। टेबल लैंपों में। इसका चौथा उपयोग होता है वाहनों में, या हम कहें वाहनों की हेडलाइट व टार्च आदि में। वाहनों की हेडलाइट व टार्च आदि में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और इसका पांचवा उपयोग हो जाएगा सौर भट्टियों में। तो अवतल दर्पण के उपयोगों में सबसे पहला उपयोग हो जाएगा दाढ़ी बनाने के दर्पण के रूप में। दूसरा उपयोग हो जाएगा कान, नाक व गले की जांच में। तीसरा उपयोग हो जाएगा टेबल लैंपों में। चौथा उपयोग हो जाएगा वाहनों की हेडलाइट व टार्च आदि में। और पांचवा उपयोग हो जाएगा सौर भट्टियों में। तो इतना आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे उत्तल दर्पण के उपयोगों पर। अब इसके बाद में हम जानेंगे उत्तल दर्पण के उपयोगों को। तो हेडिंग डाल देना है उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है कि इसका उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। यानी पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो पहले पॉइंट में हम लिखेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग पीछे के वाहनों को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग पीछे के वाहनों को देखने के लिए गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है।
साइड मिरर के रूप में किया जाता है, साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इसका दूसरा उपयोग होता है कि इसका उपयोग सड़कों व बाजारों में लगे प्रकाश लैंपों में किया जाता है, प्रकाश लैंपों में किया जाता है, प्रकाश लैंपों में किया जाता है। पहला उपयोग उत्तल दर्पण का, इसका उपयोग पीछे के वाहनों को देखने के लिए गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। और दूसरा उपयोग होता है, इसका उपयोग सड़कों व बाजारों में लगे प्रकाश लैंपों में किया जाता है। फिर इसका तीसरा उपयोग भी होता है। इसके तीसरे उपयोग में हम लिखेंगे कि इसका उपयोग बाजारों व व्यापार में सुरक्षा की दृष्टि से भी किया जाता है, सुरक्षा की दृष्टि से भी किया जाता है। इसका उपयोग बाजारों व व्यापार में सुरक्षा की दृष्टि से भी किया जाता है, इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण की चिन्ह परिपाटी पर। तो अब हम जानेंगे गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी को। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे एक अवतल दर्पण को। यह एक अवतल दर्पण है और यह उसका मुख्य अक्ष है। ध्रुव को हम P से प्रदर्शित करते हैं, फोकस को F से और वक्रता केंद्र को C से। फिर इसके बाद में हम बनाएंगे एक उत्तल दर्पण। यह एक उत्तल दर्पण है, मुख्य अक्ष है और यह दर्पण का ध्रुव है। इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, फोकस को F से और वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे जो भी दूरियां दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर मापी जाती हैं वो सभी की सभी ऋणात्मक होती हैं। जो भी दूरियां दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर मापी जाती है वो सभी ऋणात्मक होती हैं और जो दूरियां दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर मापी जाती है वो सभी धनात्मक होती है। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण में भी हो जाएगा, जो दूरियां बाईं ओर हैं ये ऋणात्मक और जो दाईं ओर हैं ये सभी की सभी धनात्मक हो जाएंगे। इस तरीके से हम आएंगे उत्तल दर्पण पे। तो उत्तल दर्पण में जो U होगा ये हो जाएगा ऋणात्मक। अब उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों ही दर्पणों में वस्तु हमेशा बाईं ओर ही रखी जाएगी, यानी वस्तु हमेशा इधर ही रखी जाती है, बाईं ओर रखी जाती है। वस्तु उत्तल दर्पण में भी ऋणात्मक और अवतल दर्पण में भी ऋणात्मक होगी। फिर हम आएंगे फोकस दूरी पर। फोकस दूरी को F से प्रदर्शित करते हैं। तो अवतल दर्पण में हम देखेंगे जो फोकस दूरी है ये ध्रुव से बाईं ओर है, तो बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। इस तरीके से अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी ऋणात्मक हो जाएगी। उत्तल दर्पण पे आएंगे तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है ये दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर है और दाईं ओर की जो दूरियां होती हैं ये धनात्मक होती हैं। इस तरीके से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक हो जाएगी। अब हम आएंगे अवतल दर्पण पे। तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है और प्रतिबिंब को हम V से प्रदर्शित करते हैं, ये हमेशा बाईं ओर बनता है। केवल एक स्थिति होती है अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब आपका आभासी बनता है और दर्पण के पीछे बनता है, यानी दाईं ओर बनता है। सामान्यतः जो 5 स्थितियां होती हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की वो सभी की सभी ऋणात्मक होती हैं, क्योंकि सब में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ध्रुव से बाईं ओर बनता है। तो V भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस तरीके से अवतल दर्पण में U V F ये तीनों ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण पे आएंगे। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ये दाईं ओर बनता है। किधर बनता है, दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर बनता है, इसलिए इसका जो V होगा, V मतलब प्रतिबिंब की स्थिति, ये धनात्मक हो जाएगी। तो उत्तल दर्पण में केवल वस्तु ऋणात्मक होता है, बाकी फोकस दूरी और प्रतिबिंब धनात्मक होता है।
लेकिन अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ये सब की सब ऋणात्मक होती है और इन्हीं के प्रयोग के द्वारा हम इसके आंकिक प्रश्नों को हल करते हैं। इतना आप लोग नोट करेंगे, इसको बहुत ही कायदे के साथ में ध्यान में रखना है, तभी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। अब इसके बाद में हम जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन को। तो हेडिंग डाल देना है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे यह कोई माध्यम 1 है, इसको हम मान लेते हैं कि यह सघन माध्यम है। कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। और एक दूसरा माध्यम 2 है, जिसे हम मान लेते हैं कि यह विरल माध्यम है। यह विरल माध्यम है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी प्रकाश, इसको सीधा सीधा ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन यह अभिलंब से दूर हट गई। ये जो सीधी सीधी लाइन है यह अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। और ये कैसी किरण है? ये आपतित किरण है। आपतित किरण है। और यह किरण अपवर्तित किरण है। कैसी किरण है? यह अपवर्तित किरण है। फिर एक दूसरी स्थिति होती है कि अगर जो माध्यम 1 है यह आपका विरल माध्यम हो और जो माध्यम 2 है यह सघन माध्यम हो, तो प्रकाश विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाता है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाता है। यह अभिलंब की ओर झुक जाता है। यानी इसको सीधा सीधा ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक गया। अब ये किरण जो समतल पृष्ठ पर पड़ती है ये आपकी आपतित किरण है। कैसी किरण है? आपतित किरण है। और दूसरी किरण ये आपकी जो दूसरे माध्यम में अपवर्तित हो रही है इसे हम कहेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। और बीच में जो ये सीधी सीधी लाइन है यह अभिलंब कहलाता है। अभिलंब कहलाता है। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसे हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आपतन कोण। और आपतन कोण को स्मॉल आई से प्रदर्शित करता है। फिर अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। और अपवर्तन कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण आपतन कोण यानी आई। फिर अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा ये अपवर्तन कोण है, इसको हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे। इतना आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे अपवर्तन के नियमों पर। अब इसके बाद में हम अगली हेडिंग डाल देंगे अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। जैसे परावर्तन के 2 नियम होते हैं वैसे अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे परावर्तन के प्रथम नियम में हमने देखा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। वैसे इसका भी पहला नियम हो जाएगा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अंतर केवल परावर्तित किरण के स्थान पर अपवर्तित किरण हो जाता है।
तो पहले नियम में हम लिखेंगे, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण यानी स्मॉल आई, आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन होता है, तथा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण का मतलब स्मॉल आर, अपवर्तन कोण का मतलब स्मॉल आर, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, का अनुपात आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है, जिसे जिसे पदार्थ का अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे पदार्थ का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे पदार्थ का अपवर्तनांक कहते हैं। जहां n क्या है, जहां n अपवर्तनांक है, जहां n अपवर्तनांक है, इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे लेंस पर। अब इसके बाद में हम जानेंगे लेंस को, तो हेडिंग डाल देना है लेंस। दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक गोलीय पृष्ठ एक समतल पृष्ठ से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को हम लेंस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे कि दो गोलीय पृष्ठों, दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। तो लेंस क्या है, दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। तो यहां पे हम लिखेंगे लेंस के प्रकार, लेंस के प्रकार। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। तो पहली हेडिंग हम डाल देंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस वे लेंस होते हैं जिनका बीच का भाग मोटा होता है और किनारे पतले होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे वे लेंस जो बीच में मोटे व किनारों पर पतले होते हैं, किनारों पर पतले होते हैं,
पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। उत्तल लेंस कहलाते हैं। उत्तल लेंस क्या है? वे लेंस जो बीच में मोटे व किनारों पर पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। जैसे ये जो लेंस है यह आपका उत्तल लेंस है, क्योंकि यह बीच में मोटा और किनारों पर पतला है। जो ये बीच में बिंदु होता है इसको हम स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं और इसे हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और यह मुख्य अक्ष होता है। तो इतना आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम जानेंगे कि अवतल लेंस क्या होता है। अब इसके बाद में हम दूसरी हेडिंग डाल देंगे, अवतल लेंस। अवतल लेंस वे लेंस जो बीच में पतले और किनारों पर मोटे होते हैं उन्हें हम अवतल लेंस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे कि वे लेंस जो बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं, किनारों पर मोटे होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। अवतल लेंस कहलाते हैं। इसे हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसे यह आपका एक अवतल लेंस है, क्योंकि यह बीच में पतला और किनारों पर मोटा है। तो बीच का ये भाग होता है इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं और इसे हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या कहते हैं? ये प्रकाशिक केंद्र है। और जो ये लाइन है ये आपकी मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। तो इतना आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम जानेंगे कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस किस प्रकार से प्रतिबिंब को बनाता है। तो अब हम जानेंगे कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो सबसे पहली स्थिति होती है कि जब वस्तु अनंत दूरी पर है तो हम मानते हैं कि एक वस्तु AB है जो अनंत दूरी पर स्थित है। इस वस्तु से चलने वाली प्रकाशिक किरणें जो एक दूसरे के पैरेलल हैं या हम कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर है, यह अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस F2 से मिलेंगी और यहीं पर वस्तु का वास्तविक, उल्टा और बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। यहां पे हम लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है, अनंत पर स्थित होती है तो उससे चलने वाली प्रकाशिक किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, जो मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस पर मिलती हैं। यहीं पर वस्तु का वास्तविक, उल्टा व बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। यानी अनंत पर रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाशिक किरणें तो मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से मिलती हैं। यहीं पर वस्तु का वास्तविक, उल्टा व बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। यानी जो उत्तल लेंस होता है यह प्रकाशिक किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है और इसीलिए हम उत्तल लेंस को कहते हैं
अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अभिसारी लेंस क्या होता है, तो वह लेंस जो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशीय किरणों को किसी एक बिंदु पर या हम कहें फोकस पर इकट्ठा कर देता है, तो ऐसे लेंस को हम कहते हैं अभिसारी लेंस। और उत्तल लेंस ये काम करता है, इसलिए उत्तल लेंस को हम कहेंगे अभिसारी लेंस। इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे दूसरी स्थिति पर। अब इसके बाद में हम आएंगे दूसरी स्थिति पर कि जब वस्तु अनंत एवं दो F1 के बीच में स्थित हो। तो जब एक वस्तु हम मानते हैं AB है, जो अनंत और दो F1 के बीच में स्थित है, यहां से चलने वाली प्रकाशीय किरण, पहली प्रकाशीय किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, यह अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से यानी F2 से होकर के जाती है। दूसरी प्रकाशीय किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है या अपवर्तित होकर के बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद करती हैं, वहीं पर वस्तु का वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत तथा दो F1 के बीच में स्थित होती है, जब वस्तु अनंत तथा दो F1 के बीच में स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब F2 व दो F2 के बीच में बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? F2 व दो F2 के बीच में बनता है। जब कोई वस्तु दो F1 और अनंत के बीच रखी है तो उसका प्रतिबिंब F2 और दो F2 के बीच में बनता है। और प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से छोटा बनता है। इतना आप लोग नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे इसकी तीसरी स्थिति पर। अब हम आएंगे इसकी तीसरी स्थिति पे। जब वस्तु दो F1 पर रखी होती है तो इससे चलने वाली जो पहली प्रकाशिक किरण है, जो मुख्य अक्ष के समांतर है, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर के जाती है। दूसरी प्रकाशिक किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है, अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ पे काटती हैं। यहाँ से एक लाइन मुख्य अक्ष पर खींचना है जो प्रतिबिंब की स्थिति को निर्धारित करता है। यहां से पता चलेगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनना है, तो प्रतिबिंब दो F2 पर बन रहा है। तो जब वस्तु दो F1 पे रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब दो F2 पर बनेगा। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब वस्तु दो F1 पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब दो F2 पर बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु के बराबर होता है और वस्तु के लगभग बराबर होता है। जब वस्तु दो F1 पे रखी जाएगी तो प्रतिबिंब बनेगा दो F2 पर। प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के लगभग बराबर होगा। इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण पे। तो अब हम जानेंगे कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो सबसे पहली स्थिति होती है कि जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित होती है तो वस्तु से चलने वाली प्रकाशीय किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। एक दूसरी प्रकाशीय किरण जो प्रकाशिक केंद्र से जाती है, यह अपवर्तन के पश्चात बिल्कुल सीधी निकल जाती है। जब इन किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यह F1 पर मिलती हुई प्रतीत होती है। जब हम इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यह F1 पर मिलती हुई प्रतीत होती है और यही F1 पर वस्तु का आभासी, सीधा और बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब वस्तु
अनंत दूरी पर स्थित होती है, अनंत दूरी पर स्थित होती है, तो उससे चलने वाली प्रकाशित किरणें, उससे चलने वाली प्रकाशित किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये सभी किरणें F1 पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यहीं पर वस्तु का सीधा आभासी व बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनता है, बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। जब कोई वस्तु अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखी हुई होती है, तो अनंत से चलने वाली प्रकाशित किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इन सभी किरणों को जब हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यह F1 पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, और यहीं पर F1 पर ही वस्तु का सीधा आभासी व बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अवतल लेंस में F1 से ये किरणें चारों तरफ फैलती हुई नजर आ रही हैं, इसीलिए हम अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अपसारी लेंस क्या होता है, तो वह लेंस जिसमें किसी एक बिंदु से किरणें चारों तरफ फैलती हुई नजर आए, उसे हम अपसारी लेंस कहेंगे। अवतल लेंस किरणों को एक स्थान से चारों तरफ फैला देता है, इसलिए अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। और जो उत्तल लेंस है, यह प्रकाशित किरणों को फोकस पर इकट्ठा कर लेता है, इसलिए हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो यह अपसारी और अभिसारी लेंस में अंतर होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में हम आएंगे इसकी दूसरी स्थिति पर। अब हम देखेंगे दूसरी स्थिति को कि जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशित केंद्र के बीच में रखी हो। तो हम मानते हैं कि एक वस्तु AB है जो अनंत और प्रकाशित केंद्र C के बीच में कहीं भी रखी है। अब इस वस्तु से चलने वाली प्रकाशित किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। दूसरी प्रकाशित किरण जो प्रकाशित केंद्र से जाती है, अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है। अगर हम पहली प्रकाशित किरण को पीछे बढ़ाएं तो यह बिंदु A' पर एक दूसरे को काटती हैं, और यहीं पर इनका प्रतिबिंब A', B' बन जाता है, जो लेंस और प्रथम फोकस के मध्य में बनता है। तो हम लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशित केंद्र के बीच में रखी होती है, तो उसका प्रतिबिंब लेंस और प्रथम फोकस यानी F1 के बीच बनता है। प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी होता है और वस्तु से छोटा होता है। प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा वस्तु से छोटा बनता है, जब वस्तु
अनंत और प्रकाशित केंद्र के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रथम फोकस F1 और लेंस के बीच में बनता है, या हम कह सकते हैं कि प्रथम फोकस F1 और प्रकाशित केंद्र के बीच में बनता है। प्रतिबिंब कैसा होगा, तो सीधा होगा, आभासी होगा क्योंकि डॉट डॉट लाइनों के द्वारा बना है, और वस्तु से छोटा होगा। वस्तु का आकार बड़ा है, प्रतिबिंब का आकार छोटा है, इसे आप नोट करेंगे। तो अब हम सॉल्व करेंगे लेंसों पर आधारित एक न्यूमेरिकल को। इसमें दिया गया है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता की भी गणना कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि अवतल लेंस की फोकस दूरी यानी F दिया गया है 15 सेंटीमीटर, और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है यह ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। फिर इसमें दिया गया है लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी वस्तु की जो दूरी है स्मॉल u, ये दिया गया है 30 सेंटीमीटर, और वस्तु चाहे अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो हमेशा सभी में ऋणात्मक होता है, वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है। फिर हमें निकालना है प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, यानी v का मान निकालना है। तो लेंस का सूत्र होता है, हम लिखेंगे लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये लेंस का सूत्र होता है। इसमें हम सभी वैल्यू को रख देंगे। 1/f, f का मान है 1/-15, क्योंकि f का मान -15 है, बराबर 1/v, ये हमें निकालना है, माइनस 1/u, u का मान क्या है, u का मान है -30। अब हम देखेंगे माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 1/-15 बराबर 1/v, और प्लस का हो जाएगा 1/30, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हमें निकालना 1/v के मान को, तो हम 1/v को ऐसे रहने देंगे, और ये हो जाएगा 1/-15, और ये 1/30 प्लस का है, इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं माइनस का 1/30। फिर से एक बार देखिएगा, 1/v को हम यहीं पे रहने दें, ये 1/-15 वैसे लिखा हुआ है, ये प्लस का 1/30 है, इक्वल टू के दूसरी साइड में माइनस का हो जाएगा। अब हम देखेंगे 30 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 30 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30, यहाँ पे आएगा 15 दूना 30, तो ये हो जाएगा -2, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 30 एकम 30, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो -2 -1 ये हो जाएगा -3 बटे में 30, 3 एकम 3 और 3 दहम 30, यानी माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देना है। 1/v बराबर ये आएगा माइनस का 1/10, यानी हम कहें v बराबर -10 सेंटीमीटर, ये निकल आएगा प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी क्या आएगी, तो प्रतिबिंब की दूरी आएगी -10 सेंटीमीटर। इसको हम थोड़ा सा इधर बढ़ा के लिखे दे रहे हैं, v बराबर -10 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में इसमें कहा गया है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता की भी गणना कीजिए। आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर v/u। आवर्धन का सूत्र क्या होता है, v/u होता है। तो m बराबर v का मान क्या है, v का मान है -10, u का मान क्या है, u का मान है -30, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 10 एकम 10 और 10 तिया 30, तो आवर्धन का मान आ जाएगा 1/3। आवर्धन का मान क्या आएगा, आवर्धन का मान आ जाएगा 1/3। इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई थी, पहला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब का मान निकला है -10 सेंटीमीटर। दूसरा पूछा गया था आवर्धन क्षमता, आवर्धन का मान यानी m का मान निकला 1/3। इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे दूसरे क्वेश्चन पर। तो अब हम सॉल्व करेंगे एक दूसरे क्वेश्चन को। इसमें दिया गया है कि उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि इसमें वस्तु की दूरी यानी स्मॉल u दिया गया है 30 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि जो वस्तु की दूरी होती है ये चाहे उत्तल लेंस की हो चाहे अवतल लेंस की हो, दोनों ही ऋणात्मक होती है। तो u बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद में दिया गया है कि एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है, यानी प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। अब जो उत्तल लेंस की प्रतिबिंब की दूरी होती है ये धनात्मक होती है, तो इसको हमें प्लस मानना है। फिर इसमें हम देखेंगे कि निकालना है लेंस की फोकस दूरी, यानी f का मान निकालना है।
तो जिस भी दूरी का मान निकालना होता है, चाहे वो f का हो, v का हो, u का हो, उसमें हमें किसी भी साइन का प्रयोग नहीं करना होता है। ये हमको सॉल्व करने के बाद में पता चलेगा कि f आपका धनात्मक आ रहा है कि ऋणात्मक आ रहा है। यानी जिस चीज का मान निकालना है उसको हमें साइन नहीं मानना, उसका साइन हमें नहीं लेना है। तो अब हम लगाएंगे लेंस का सूत्र, लिखेंगे लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब इस फार्मूले में वैल्यू रख देंगे, 1/f बराबर 1/v, v का मान है प्लस का 20 माइनस 1/u, u का मान है माइनस का 30। u का मान क्या है? u का मान है माइनस का 30। अब हम देखेंगे ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/20 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/30। फिर इसके बाद में 30 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। 30 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। फिर ये हो जाएगा 20 3 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 कम 3 प्लस 30 दूना 60, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा बराबर 3 2 5/60। अब 5 से 60 आपका कट सकता है, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 दूना 10, यानी 1/f बराबर 1/12, या हम कहें f बराबर, तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब जो फोकस दूरी आ रही है उत्तल लेंस की, ये धनात्मक आ रही है। इस तरीके से इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी का मान हो जाएगा प्लस 12 सेंटीमीटर। इसे अब आप नोट करेंगे। इस तरीके से आज की क्लास में हमने चैप्टर 9 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन को एक ही क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। इससे आगे क्लास अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।